Hello my dear students, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So guys, MHI 101 की ये रिवीजन क्लास का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था जिसके अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जून सेशन के लिए उन्हें विद देयर आंसर्स डिस्कस किया था। उसके अलावा अगर आप MHI 101 का एग्ज़ाम कल देने वाले हैं तो उसके नोट्स एंड उसका जो गेस्ट पेपर है आप उसको परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि जो फ्री वाले PDF होते हैं ना यूट्यूब क्लासेस के, वो फ्री PDF आपको उस चैनल पे मिल सके। वहाँ पे हम लिंक शेयर करते हैं वेबसाइट का, तो इस वजह से उसको ज़रूर ज्वाइन करो। मैं बार बार कहती हूँ बट बच्चे ना उसको ज्वाइन करते नहीं है। एंड गाइज देखो, अब जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताना है। और जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ना, प्रोटेस्टेंटवाद जिसे हम कहते हैं, उसका जन्म होता है, यानी कि उससे रिलेटेड वो कैसे वो आगे बढ़ती हैं चीज़ें, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंटवाद के जन्म की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर कौन है। ठीक है, सो गाइज मार्टिन लूथर एक जर्मन मॉन्क थे और साथ ही साथ वो एक रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, मॉन्क थे, रिफॉर्मर थे, जर्मन भिक्षु थे, एक धर्मशास्त्री हम उन्हें कह सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म की जो हिस्ट्री है उसको बदलने में एक बड़ा वो रोल प्ले करते हैं। क्रिश्चियनिटी की ना, जो क्रिश्चियन धर्म है जिसे हम कहते हैं ईसाई जो धर्म है ना, ईसाई धर्म की एक नई शाखा मार्टिन लूथर की वजह से ही आई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है? ईसाई धर्म की ही एक नई शाखा है। अब यहाँ पे क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है अपने आंसर में। तो सबसे पहले हमने मार्टिन लूथर किंग का एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मार्टिन लूथर किंग एक जर्मन मॉन्क थे और एक रिफॉर्मर थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को चेंज करने में एक बड़ा रोल प्ले किया था और उनकी वजह से ही एक नई जो ब्रांच है, नई ब्रांच क्रिश्चियनिटी की उभर कर आई थी जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके विचार थे, इनके विचारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या हाईलाइट होती है कि जो कैथोलिक जो चर्च हुआ करते थे उस टाइम पे, कैथोलिक चर्च में जो करप्शन होता था उसको ये हाईलाइट करते हैं। कैथोलिक चर्च में जो भ्रष्टाचार था उसे ये हाईलाइट करते हैं कि 16वीं सेंचुरी में जो कैथोलिक चर्च है वो काफ़ी ज़्यादा ना रिच और पावरफुल हो जाते हैं। तो अब जब ये चर्च पावरफुल हो जाते हैं तो इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो भी करप्ट हो जाती हैं। और इसमें क्या रहता है कि वो एक बहुत ही जो फेमस इनकी प्रैक्टिस है वो क्या है कि पैसे देकर अपने जो सिन्स होते हैं, जो भी तुमने पाप करे हैं ना, उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। तो ऐसा जो भी सब चल रहा था उस टाइम पे कैथोलिक चर्चेज में, उसके लिए इन्होंने, उसके खिलाफ मतलब इन्होंने बोला था। और मार्टिन लूथर जो है उनका क्या विश्वास था, एक इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर हमें सैल्वेशन चाहिए, सैल्वेशन यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति जिसे हम कह सकते हैं, अगर हमें अपने स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या अपना उद्धार करना है, गोइंग टू हेवन, तो वो कैसे आ सकता है? जब हम ईश्वर में फेथ रखें। ठीक है, फेथ इन गॉड, ईश्वर पे विश्वास रखना इम्पॉर्टेंट है। तो केवल हम पैसा देके ऐसा नहीं कर सकते, मनी देके नहीं कर सकते, रिचुअल्स देके हम ऐसा नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के ऊपर विश्वास रखें। तो देखो ये समझ में आ गया ना, मार्टिन लूथर किंग एंड कैथोलिक चर्च का करप्शन हो गया। उसके बाद जो है आपका क्या हुआ, फेथ इन गॉड की वो बात करते हैं। और उन्होंने एक 95 थीसिस दिया, 95 थीसिस। वो क्या है कि उन्होंने 95 पॉइंट्स लिखे थे। 1517वीं ईस्वी में उन्होंने 95 बिंदु दिए थे, थीसिस लिखे थे, जिसके अंदर उन्होंने चर्च में की जा रही जो प्रैक्टिसेस थी, रॉन्ग जो प्रैक्टिसेस थी, चर्च में की जाने वाली रॉन्ग प्रैक्टिसेस के खिलाफ उन्होंने लिखा था। एंड एक उनका जो आंदोलन था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि सुधार आंदोलन था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था मार्टिन लूथर किंग का, और उन्हें काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। तो उसके बाद ही जो नया ग्रुप होता है ना, क्रिश्चियन का एक नया ग्रुप उभर के सामने आता है जिसे हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, और वो कैथोलिक चर्च को या फिर पोप को फॉलो नहीं करते थे। तो ये समझ गए ना आपकी एक नया, बस क्या है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर ही एक नया ग्रुप है जो कि कैथोलिक चर्च को फॉलो नहीं करता, पोप को फॉलो नहीं करता। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो मार्टिन लूथर किंग है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उनकी जो टीचिंग्स हैं उससे प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ। प्रोटेस्टेंट अलग से चर्च बने जहाँ जो पूरे यूरोप में फैले, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गए, और वहाँ पे फेथ, ट्रुथ और फ्रीडम की बात होने लगी। तो क्या क्या रीजंस थे प्रोटेस्टेंटिज्म के बर्थ के पीछे के, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से विशिष्ट थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं ना गाइस, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं, और वो इंडिया और पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे फैली हुई थी, ये हमें पता ही है। अब ये क्यों यूनिक थी, इसकी यूनिकनेस के पीछे के जो सारे पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज यूनिक, इसको आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट डाउन आपको करना चाहिए ताकि आप कल एग्ज़ाम जब देंगे ना तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद आएंगे। तो यूनिकनेस एक सबसे बड़ा कारण कि यहाँ की जो सिटीज़ थी वो एकदम प्लैंड थी, चाहे वो हड़प्पा की सिटी हो, चाहे वो मोहनजोदारो की सिटी हो, वो वेल प्लैंड हमें देखने के लिए मिलती हैं। वहाँ की जो रोड हैं वो एकदम स्ट्रेट रोड्स वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान देखने के लिए मिलते हैं। घर और पब्लिक बिल्डिंग्स में भी हमें सेपरेशन देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इनका फीचर था कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे इस वाली सभ्यता में हमें ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस देखने के लिए मिलता है। हर एक घर का अपना जो है बाथरूम था, स्नानागार था, और वहाँ पे जो डर्टी वाटर है वो ड्रेन्स जो थी, वहाँ पे ड्रेन्स जिन्हें हम कहते हैं कवर्ड थी, ढकी हुई नालियाँ थी। तो उसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो क्या है, नो बिग टेम्पल और पैलेस, कोई विशाल मंदिर या महल हमें वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता। यानी कि हम देखते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी होगी काफ़ी ज़्यादा, शायद इस वजह से। उसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में उनकी सील्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, मोहरें मिलती हैं। तो हड़प्पा जो है वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, और उनकी सील्स वगैरह हमें मेसोपोटामिया में मिलती हैं। और समान ईंटें और बाट का यूज़ होता था, समान ईंटें और बाट, जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स वगैरह, पूरे के पूरे शहर में हमें सेम टाइप ऑफ ब्रिक देखने के लिए मिलता है। और उनकी स्क्रिप्ट, हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है, मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, और हमें वो कल्चर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और यूनिक इसी वजह से लगता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताने हैं, ठीक है गाइस। उसके अलावा आप एक कंक्लूजन में बता सकते हो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो यूनिक थी क्योंकि वहाँ पे जो सिटी प्लानिंग है, जो नगर योजना जिसे हम कहते हैं सिटी प्लानिंग, यानी कि नगर योजना, उसकी आधुनिक नगर योजना है, इस वजह से वो यूनिक है। दूसरा, वहाँ पे क्लीनलीनेस जो होती है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था, वहाँ पे इक्वालिटी थी, और उनके दूर दूर तक जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं वो फैले हुए थे, ठीक है। तो ये सारा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। देन आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एज़टेक सिविलाइजेशन के बारे में लिखना है। तो एज़टेक जो है आपका जो सेंट्रल अमेरिका में जो प्रेजेंट डे लोकेशन है मैक्सिको की, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे, ठीक है। तो प्रेजेंट डे मैक्सिको में 14 से 16 सेंचुरी में देखा हमने कि ये सिविलाइजेशन वहाँ पे थी। इसका जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इसका रिच कल्चर देखने के लिए मिलता है। बड़े बड़े जो शहर हैं, लार्ज सिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये लोग किया करते थे, ठीक है।
तो एज़टेक सभ्यता क्या है, एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो मध्य अमेरिका में विशेष रूप से आज के कहाँ पे, मैक्सिको में 14th से 16th सेंचुरी के बीच में वहाँ पे मौजूद थी। और ये अपना रिच कल्चर यानी कि समृद्ध संस्कृति, लार्ज सिटीज़ यानी कि विशाल नगरों और रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि धार्मिक प्रथाओं के लिए जानी जाती थी। एज़टेक सभ्यता की जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम था टेनोचिट्लन, TENOCH, टेनोचिट्लन, ठीक है, टेनोचिट्लन। तो ये जो कैपिटल सिटी थी और ये बनी हुई थी एक आइलैंड पे, एक लेक था, लेक के आइलैंड पे ये सिटी थी। यहाँ पे टेम्पल्स थे, पैलेसेस थे, मार्केट्स थी और ये उस टाइम की एक बहुत ही लार्जेस्ट सिटी हम कह सकते हैं कि ये उस समय दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक था। खेती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, ठीक है, कृषि में जो मतलब कुशल किसान थे। स्किल्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, कुशल। तो यहाँ पे किसान कुशल थे, उन्होंने चिन्मपा नामक विशेष कृषि प्रणाली का प्रयोग भी किया था, ठीक है, जिसमें वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाते थे लेक्स में। लेक पे क्या बनाते थे वो लोग, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जिन्हें कहा जाता था चिनम्पास, ठीक है, चिनम्पास कहा जाता था। चिनम्पास क्या है आप लोग समझ गए, विशेष कृषि प्रणाली का प्रयोग जिसमें वो आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि कृत्रिम द्वीप बनाया करते थे और उस पर क्रॉप यानी कि फसल को वो लोग उगाते थे, उसे कहते थे चिनम्पास। ये समझ में आ गए आपको 2 पॉइंट इनकी कैपिटल के बारे में, चिनम्पास के बारे में। और अगर हम बात करें इनके रिलीजन के बारे में तो ये कई सारे भगवानों की पूजा करते थे, मैनी गॉड्स की पूजा करते थे, जिसमें एक सन गॉड जो है जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा ये लोग करते थे। और यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस वगैरह ये लोग दिया करते थे, ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और पिक्चर राइटिंग, अगर लिखने की बात करते हैं ना तो चित्रलिपि का विकास होता है इसमें। बच्चों के लिए स्कूल्स भी थे वहाँ पे, कला, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, ये सब भी होता था। और हम क्या देखते हैं कि 16th सेंचुरी में स्पेनिश जो लोग हैं, स्पेनिश लोग इनके ऊपर जो है इनको जीत लेते हैं, इनको पे कब्जा कर लेते हैं और इनकी पूरी सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। बट यहाँ पे मैक्सिको की हिस्ट्री में इनका जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक काफ़ी गहरा प्रभाव मैक्सिको की हिस्ट्री में इनका कल्चर छोड़ता है। तो गाइज़ एज़टेक सभ्यता आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपका एक और क्वेश्चन है ना वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको रोमन सोसाइटी के अंदर जो स्लेव्स वगैरह होते हैं ना उनके बारे में बताना है। तो रोमन सोसाइटी जो है अलग अलग क्लासेस में डिवाइड थी, ठीक है, जिसमें हम लोअर क्लास भी देखते हैं, स्लेव्स देखते हैं, जिनके पास जो राइट्स होते थे स्लेव्स के पास वो लिमिटेड राइट्स होते थे, ठीक है, स्लेव्स के पास राइट नहीं होते थे। और एक लाइफ अगर मैं कहूँ तो स्लेव्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। लोअर क्लास और स्लेव दोनों को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। लोअर क्लास अलग है, लोअर क्लास को वहाँ पे प्लेबियंस, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्लेबियंस, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, निम्न वर्ग, और ऐसे करके लिखेंगे इसको प्लीबियंस, ठीक है। तो ये जो लोअर क्लास थी, प्लीबियंस थे, ये वैसे तो ये फ्री सिटीजन्स हुआ करते थे, ठीक है, क्या हुआ करते थे, फ्री सिटीजन्स यानी कि स्वतंत्र नागरिक हुआ करते थे, पर इनके पास जो राइट्स थे वो काफ़ी कम थे, वेरी फ्यू राइट्स थे। अपर क्लास के पास, अपर क्लास को हम क्या कहते हैं, पैट्रिशियंस कहते हैं। अपर क्लास को क्या कहते हैं, पैट्रिशियंस कहा जाता था। समझ गए आप, पैट्रिशियंस और प्लीबियंस। तो पैट्रिशियंस के पास ज़्यादा राइट्स होते थे, इनके पास कम हुआ करते थे। इसके अंदर जो लोअर क्लास में कौन कौन लोग आते हैं, लोअर क्लास में गाइस इसको समझो। देखो लोअर क्लास में आते थे फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स आते थे, लेबरर्स आते थे, और आपके जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो भी इसके अंदर आते थे। धीरे धीरे ये जो प्लीबियंस हैं इन्होंने और ज़्यादा राइट्स को गेन कर लिया था, बट हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी बनी हुई थी। अब हम यहाँ पे स्लेव्स के बारे में बात करेंगे। प्लीबियंस को तो हमने समझ लिया, जो स्लेव्स होते थे दे हैव नो राइट्स एट ऑल, दे हैव नो राइट्स एट ऑल, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता था दासों के पास, और वो अपने मालिक की संपत्ति माने जाते थे, यानी कि दे वर कंसीडर्ड एज
प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स, है ना, जो भी उनका मालिक होता था वो उनकी प्रॉपर्टी होते थे। और यहाँ पे स्लेव्स को गाइस फोर्स किया जाता था कि वो घरों में काम करें, ठीक है, खेतों में काम करें, माइंस में काम करें, और फाइट वगैरह भी वो लोग जो है लड़ाइयों में भी जाते थे। कुछ एजुकेटेड स्लेव्स भी हुआ करते थे जो टीचर और सेक्रेटरीज की तरह काम करते थे। स्लेव को उनका जो मालिक है वो फ्री कर सकता था, मालिक के पास पावर होती थी कि वो उसे मुक्त कर देता था और बाद में उन्हें नागरिक बना देता था। तो हम देखते हैं कि रोमन सोसाइटी में जो लोअर क्लास है उसमें कई सारे स्ट्रगल्स थे स्लेव्स को, जो मतलब स्लेव्स हैं उन्हें एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो आप सभी को पता होगा कि जो अरब सोसाइटी है, इस्लाम धर्म के आने से पहले आपको बताना है कि अरब सोसाइटी में कैसा माहौल था, वहाँ पे क्या होता था। तो 7th सेंचुरी से पहले अरब सोसाइटी क्या हम देखते हैं कि वो मेनली कैसी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी। वहाँ पे हमें ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं और वो डीपली क्या थी, डिवाइडेड भी हुआ रहती थी। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे ट्राइबल स्ट्रक्चर था, लोगों के जो मतलब जो ट्राइब्स थी ना उनके अपने अपने जो हैं रूल्स होते थे हर किसी के, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम बात करते हैं ट्राइब्स के रिलीजियस बिलीव्स की, तो वो लोग पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, बहुदेववादी, यानी कि वो कई सारे ईश्वरों की पूजा किया करते थे। एंड हम देखते हैं कि जो काबा है मक्का में, उसमें हंड्रेड्स ऑफ आइडल्स वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे। और वहीं जब हम बात करते हैं सोसाइटी में विमेंस की स्थिति कैसी थी बिफोर द इस्लाम, तो जो महिलाएं थी उनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा लो था समाज के अंदर, और हमें उस टाइम पे फीमेल इनफेंटिसाइड्स वगैरह देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा इकॉनमी वगैरह ठीक थी, अरब्स जो है वो ट्रेडर्स हुआ करते थे पहले भी, और मक्का जैसी सिटीज़ जो हैं वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हुआ करती थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि जो मक्का है, जो मक्का की ट्राइब्स थी ना, वो प्रॉफेट मोहम्मद के मैसेज को क्यों मतलब वो रिजेक्ट करते थे, अपोज क्यों करते थे वो। मक्का की शक्तिशाली जनजातियां पैगंबर मोहम्मद के संदेश का विरोध क्यों करती थीं। तो देखो, पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर, देखो अल्लाह की पूजा करने का संदेश दिया था। तो लोगों को उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आप मूर्ति पूजा को छोड़ दो और न्याय और दया का जीवन अपनाओ। यह संदेश मक्का की शक्तिशाली जनजातियों की मान्यताओं और जीवन शैली से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो उन्हें नया संदेश मिल रहा था वो संदेश उनके पुराने जीवन से कैसा था गाइस, बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से वो लोग एक तरीके से उसको अपोज करते थे। उसके पीछे का एक कारण पता है क्या है। पहला कारण एक बड़ा ये है कि उधर हमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, जो ट्राइब्स थी वो आइडल को वर्शिप करती थी, जबकि इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, है ना। जो जनजातियां थी वो क्या करती थी, मूर्ति पूजा किया करती थी, और इस्लाम उसका विरोध करता था। उसके अलावा सत्ता खोने का डर भी था। सत्ता खोने का डर जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ लूजिंग पावर। तो ये ट्राइब्स के लीडर्स थे, उन्हें डर था कि वो अपनी सत्ता को खो देंगे, क्योंकि इस्लाम इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करता था। तो जो रिच एंड पावरफुल लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम धर्म आगे आए। तो जो मक्का की जो पावरफुल ट्राइब्स थी वो जो है मोहम्मद का जो मैसेज है उसको पूरा अपोज करते हैं, क्योंकि वो उनके रिलीजन को चैलेंज कर रहा था, उनकी वेल्थ को चैलेंज कर रहा था, और पावर एंड प्राइड को वो चैलेंज कर रहा था। और वो नहीं चाहते थे कि ये धर्म यहाँ पे फैले, पर फिर भी ये धर्म जो है उनके इतने रेजिस्टेंस के बाद भी, ठीक है, उनके इतने विरोध के बावजूद भी जो इस्लाम का संदेश है वो फैलता रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो पैगंबर मोहम्मद है वो कैसे जो मक्का पे पूरा कंट्रोल उन्होंने जो है ले लिया था। तो हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिशन है वो मक्का में सहना पड़ता है जब वो इस्लाम को प्रीच कर रहे थे। तो इसी वजह से उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मदीना चले जाते हैं, और कई सालों के स्ट्रगल्स के बाद धीरे धीरे वो मक्का पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है माइग्रेशन टू मदीना के बारे में।
कि वो लोग मदीना चले जाते हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को और सपोर्टर्स चाहिए होते हैं, इस वजह से वो जाते हैं। दूसरा, उस टाइम पे जो मजबूत मुस्लिम समुदायों का निर्माण होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद वो मक्का वासियों से बैटल भी करते हैं, कई सारे बैटल्स होते हैं मुस्लिम्स और मक्काओं के बीच में, और जिसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं धीरे धीरे उन्हें स्ट्रेंथ मिल जाती है। उनके बीच में एक ट्रीटी भी होती है, ट्रीटी का नाम है हुदैबिया, हुदैबिया की संधि। हुदैबिया की जो संधि होती है ये एक तरीके की पीस ट्रीटी है। क्या है ये? एक तरीके की संधि है, पीस ट्रीटी है बिटवीन ना मक्का के जो लोग हैं और जो हमारे क्या बोलते हैं मुस्लिम जो लोग हैं उनके बीच में ये एक तरीके की पीस ट्रीटी थी। और प्रॉफेट मोहम्मद जो है मक्का जाते हैं बड़ी लार्ज फोर्स के साथ, और फिर बिना फाइट के ही वहाँ पे वो लोग सरेंडर कर देते हैं। फिर लास्ट में जो उनके एनिमीज़ होते हैं उन्हें वो ग्रेट मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद को अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं और माफ़ी की घोषणा करते हैं, काबा से मूर्तियों को हटा देते हैं और इस्लामी शासन की वहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने कैसे वहाँ पर विजय प्राप्त करी, तो पेशेंस के द्वारा, विजडम के द्वारा एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के द्वारा वहाँ पर उन्होंने जो है मक्का पर विजय प्राप्त करी थी। वो इस्लाम में जस्टिस और मर्सी का मैसेज भी लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हमारा एक और जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि आपको जो यूरोप में टाउन्स ग्रो करते हैं ना मेडाइवल पीरियड में, यूरोप में जो टाउन्स ग्रो हुए थे उनके बारे में आपको बताना है। तो मेडाइवल पीरियड जो फिफ्थ से लेकर 15th सेंचुरी तक चलता है, उसमें हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर नए नए चेंजेस आते हैं। वहाँ पे जो ग्रोथ है उसमें हम देखते हैं कि जो लाइफ है लोगों की वो कैसी हो गई है, अब अर्बनाइज्ड लाइफ लोग जीने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनके ट्रेड, उनका जो व्यापार है उसका रिवाइवल होता है। हम देखते हैं कि मेडाइवल पीरियड में मध्यकालीन समाज में जो व्यापार है उसका पुनरुद्धार होता है, नए नए जो ट्रेड रूट्स हैं वो आते हैं, नए नए गुड्स को सेल किया जाने लगता है। उसके अलावा मार्केट जो प्लेस होते हैं, मार्केट प्लेस यानी कि जो बाज़ार हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। टाउन्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं मार्केट के आसपास। क्राफ्ट एंड जो गिल्ड्स होती हैं, गिल्ड्स का क्या होता है गाइज, वहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि जब भी व्यापार होते हैं ना तो आर्टिसंस वगैरह अपने गिल्ड्स एसोसिएशंस को बना लेते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बेटर फूड मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है और पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। जो किंग और जो लॉर्ड होते हैं ना वो क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं ताकि वो वहाँ पे और ज़्यादा क्या कर सकें, अर्बन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। तो ओवरऑल जो टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी मेडाइवल पीरियड में, उसकी वजह से मॉडर्न सिटीज़ डेवलप होती हैं, ट्रेड एंड क्राफ्ट डेवलप होता है, नई नई सोशल क्लासेस डेवलप होती हैं, और हम देखते हैं कि जो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो गाइज़ जो भी हमारे MHI 101 के चैनल पे वीडियोज़ हैं आपको वो सारे वीडियोज़ देखने हैं, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है।